नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं कहूँगी कि ये पोएम सिर्फ एक पोएम नहीं है, ये एक इंसान की आँखों से देखी गई क़यामत की कहानी है। आज हम पढ़ेंगे अ डॉक्टर्स जर्नल एंट्री फॉर अगस्त 6, 1945 रिटन बाय विक्रम सेठ। तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए सोचते हैं, 6 अगस्त 1945 ये डेट क्या है? ये वो काला दिन था जब अमेरिका ने जापान के एक शहर पर, हिरोशिमा, एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया। एक बॉम्ब, एक ही बॉम्ब, और उससे पूरा शहर राख हो गया। हजारों लोग मारे गए कुछ ही पलों में। जो बच्चे थे उनकी भी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। ये पोएम उसी दिन की कहानी है, एक डॉक्टर की डायरी के रूप में। वो डॉक्टर खुद वहाँ था, खुद जख्मी था, और फिर भी उसकी आंखों ने जो देखा वो उन्होंने लिखा। अब थोड़ा जानते हैं विक्रम सेठ के बारे में। विक्रम सेठ का जन्म 20 जून 1952 को कलकत्ता में हुआ था और आज भी वो हमारे बीच है। उनके पिता बाटा शूज़ कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे और उनकी माँ लीला सेठ एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की थी। वो एक बैरिस्टर थी, यानी वकील, और वो बनी दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज। सिर्फ इतना ही नहीं, वो किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस भी बनी। सोचिए कितनी प्राउड मोमेंट रही होगी उनके घर के लिए। विक्रम सेठ की पढ़ाई हुई थी द डून स्कूल, देहरादून में। ये इंडिया का एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल है। वहाँ उनके एक टीचर थे गुरडियल सिंह, जिनसे वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए। उनकी माँ लीला सेठ के अकॉर्डिंग गुरडियल सिंह ने विक्रम को वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक अप्रिशिएट करना सिखाया और उनके अंदर एडवेंचर और डेयरिंग का जोश भर दिया। सिंह कहते थे कि सेठ एक इनडिफैटिगेबल वर्कर थे, यानी ऐसा वर्कर जो थकता नहीं। स्कूल लाइफ के हर एरिया में, ड्रामेटिक्स, डिबेटिंग, फर्स्ट एड, म्यूज़िक और एडिटिंग में भी। डून स्कूल के बाद सेठ गए टॉर्नब्रिज स्कूल इन इंग्लैंड। वहाँ से उन्होंने ए लेवल्स कंप्लीट किए। अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स की, और ये लिस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है दोस्तों। सबसे पहले उन्हें मिला पद्मश्री, देश का प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड। दूसरे नंबर पर साहित्य अकेडमी अवार्ड, लिटरेचर का सबसे उच्च सम्मान। तीसरा प्रवासी भारतीय सम्मान। चौथा WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड, और पांचवा क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड। उनके पोएट्री कलेक्शंस में मैपिंग्स और बीसली टेल्स खास है, जो इंडियन इंग्लिश पोएट्री का एक अहम हिस्सा है। सेठ अपना टाइम यूनाइटेड किंगडम और इंडिया दोनों में बिताते हैं। इंडिया में उनका फैमिली होम नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। ये पोएम 1990 में पब्लिश हुई थी और ये एक एंटी वॉर पोएम है। ये डिस्क्राइब करती है हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब गिराने के बाद की भयानक हालत। वर्ल्ड वॉर 2 के अंतिम दिन 6 अगस्त 1945 को। अब थोड़ा और गहरे जानते हैं। इसमें बैकग्राउंड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अमेरिका और जापान दुश्मन थे। जापान बार बार लड़ाई में हारने के बावजूद सरेंडर नहीं कर रहा था। अमेरिका ने डिसाइड किया एक ऐसा वेपन यूज़ करने का जो पहले कभी यूज़ ही नहीं किया गया था, एटॉमिक बॉम्ब। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 बजे अमेरिका के प्लेन ने हिरोशिमा के ऊपर एक बॉम्ब गिराया। नाम था लिटिल बॉय। एक पल में 70,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई। पानी, हवा, ज़मीन सब जहर हो गया। जो बचे उनके जिस्म जल गए।
आंखें अंधी हो गई, बाल झड़ गए, और ये सब का कारण एक ही था, रेडिएशन। ये पोएम उसी सच को दिखाती है। कोई फिक्शन नहीं है, कोई ड्रामा भी नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर की आंखों से देखा गया कयामत है। अब बात करते हैं स्टैंजा 1 की। The morning stretched calm, beautiful and warm. Sprawling half-clad, I gazed out at the form of shimmering leaves and shadows. Suddenly, a strong flash, then another, startled me. I saw the old stone lantern brightly lit, magnesium flares, while I debated it. तो अब लाइन बाय लाइन मैं आपको ये स्टैंजा एक्सप्लेन करती हूँ। द मॉर्निंग स्ट्रेच्ड काम, ब्यूटिफुल एंड वार्म। दोस्तों, ये पहली लाइन बहुत डेलिब्रेटली पीसफुल है। पोएट कह रहा है वो सुबह एकदम शांत, सुंदर और गर्म थी। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही पल बाद दुनिया बदल जाएगी। यहाँ स्ट्रेच्ड वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब वो सुबह जैसे फैलती जा रही थी, एकदम सुकून से। स्प्रॉलिंग हाफ क्लैड, आई गेज्ड आउट एट द फॉर्म। डॉक्टर बता रहा है कि वो आधे कपड़ों में, यानी नींद से उठा हुआ है, लेट के बाहर देख रहा था। स्प्रॉलिंग मतलब आराम से फैल के लेटना। सोचिए, एक नॉर्मल सुबह है, डॉक्टर अपने घर में आराम कर रहा है। ऑफ शिमरिंग लीव्स एंड शैडोज, वो बाहर क्या देख रहा था? चमचमाते पत्ते और परछाइयाँ। शिमरिंग मतलब जब धूप पत्ते पर पड़ती है और वो चमकने लगते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज है, एक नॉर्मल प्यारी सुबह। सडनली अ स्ट्रॉन्ग फ्लैश, देन अनदर, स्टार्टल्ड मी। और फिर अचानक एक तेज चमक, एंड फिर एक और। डॉक्टर चौंक उठा। ये था एटॉमिक बॉम्ब का सबसे पहला असर, एक ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइट। इतनी तेज रोशनी कि आंखें चुंधा जाए। आई सॉ द ओल्ड स्टोन लैंटर्न ब्राइटली लिट। डॉक्टर ने देखा पत्थर की एक पुरानी लैंटर्न जो नॉर्मली अंधेरी रहती थी, वो भी जगमगा उठी। मतलब वो बॉम्ब का फ्लैश इतना पावरफुल था कि उसने उस स्टोन लैंटर्न को भी रोशन कर दिया। मैग्नीशियम फ्लेयर्स, व्हाइल आई डिबेटेड इट। डॉक्टर ने सोचा, क्या ये मैग्नीशियम फ्लेयर्स है? ये वो फायर होती है जो मिलिट्री यूज़ करती है, बहुत तेज़ चमकदार होती है ये। डॉक्टर अपने मन में सोच रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। व्हाइल आई डिबेटेड इट, यानी वो अभी सोच ही रहा था कि आगे बहुत ही बड़ा घटना हो चुका था। The roof, the walls, and as it seemed, the world collapsed in timber and debris. Dust swirled around me in the garden now, and weird, my drawers and undershirt disappeared. A splinter jutted from my mangled thigh. My right side bled. My cheek was torn, and I dislodged detachedly a piece of glass, all the time wondering what had come to pass. तो अब एक एक लाइन समझते हैं। The roof, the walls, and as it seemed the world collapsed in timber and debris. Dust swirled. फिर डॉक्टर ने ये देखा कि छत गिर गई, दीवारें गिर गई, और उनको ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही धंस गई। टिम्बर एंड डेब्रिस मतलब लकड़ी के टुकड़े और मलबा। चारों तरफ धूल ही धूल घूम रही थी। एक बॉम्ब ने घरों को एक पल में ही ध्वस्त कर दिया था। अराउंड मी इन द गार्डन नाउ, एंड वियर्ड, माई ड्रॉर्स एंड अंडरशर्ट डिसअपियर्ड। अब डॉक्टर रियलाइज़ करता है वो गार्डन में है, घर से बाहर आ गया है। और बहुत ही अजीब बात,
मतलब उसने वियर्ड वर्ड का यूज़ किया है, उसके कपड़े गायब हो गए। ड्रॉर्स एंड अंडरशर्ट मतलब इनरवेयर। एटॉमिक बॉम्ब की ब्लास्ट इतनी पावरफुल होती है कि कपड़े भी उड़ जाते हैं, और ये बिल्कुल सच है। बॉम्ब की हीट वेव और प्रेशर वेव कपड़ों को जला देती है या फिर उड़ा देती है। अ स्प्लिंटर जटेड फ्रॉम माई मैंगल्ड थाई। और अब डॉक्टर खुद को देखता है। उसकी जांग में एक नाली का टुकड़ा घुसा हुआ है। स्प्लिंटर यानी किसी चीज़ का तेज़ टुकड़ा। जटेड मतलब बाहर निकला हुआ। मैंगल्ड यानी बड़ तरह जख्मी, बहुत ही बुरी तरह जख्मी, टूटा फूटा, बहुत ही ज़्यादा दर्द था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो। माई राइट साइड ब्लेड, माई चीक was torn, and I dislodged detachedly a piece of glass. उसके दाएं तरफ से खून बह रहा था, गाल फटा हुआ था, और उसने डिटैचेडली यानी बिना किसी फीलिंग्स के नम होकर अपने चेहरे से कांच का एक टुकड़ा निकाला। यहाँ डिटैचेडली वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रॉमा में ऐसा होता है, इंसान अपना दर्द फील करना बंद कर देता है। डॉक्टर खुद के जख्मों को ऐसे देख रहा है जैसे वो किसी और का दर्द हो। ऑल द टाइम वंडरिंग वॉट हैड कम टू पास। और इस सब के बीच वो सोच रहा है ये क्या हुआ। वॉट हैड कम टू पास मतलब ये क्या बीत चुका है, ये क्या बीत गया। वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है कि ये सब उसके साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था। अब चलते हैं स्टैंजा 2 पर, जहाँ डॉक्टर अपनी वाइफ को खोज रहा था। Where was my wife? Alarmed, I gave a shout. Where are you, Yeko-san? My blood gushed out. The artery in my neck, scared for my life. I called out, panic-stricken, to my wife. Pale, blood-stained, frightened, Yeko-san emerged, holding her elbow. We'll be fine, I urged. Where was my wife? Alarmed, I gave a shout. अब डॉक्टर को अपनी बीवी की याद आती है। वो घबरा गया और उसने ज़ोर से चिल्लाया। ये बहुत नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। इंसान पहले अपने अपनों को ही ढूंढता है। Where are you, Yeko-san? My blood gushed out. वो चिल्लाता है, येको-सान तुम कहाँ हो। सैन जापानीज में इज्जत का सफिक्स होता है मिस्टर मिसेस जैसा। तो जापानीज में जैसे हम लोग मिस्टर और मिसेस लगाते हैं, वो लोग सैन यूज़ करता है। उनकी बीवी का नाम येको है, और जब वो चिल्लाता है उसके गर्दन की नली से खून बहने लगता है। गश्ड आउट मतलब तेजी से बह निकला। चिल्लाने की वजह से प्रेशर बढ़ता है और खून बहने लगता है। द आर्टरी इन माई नेक स्केयर्ड फॉर माई लाइफ। अब हमारा जो नरेटर है वो तो डॉक्टर है, और डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है। वो समझ गया। उसने अपने मन में सोचा कि क्या मेरी गर्दन की आर्टरी कट हो गई है। आर्टरी वो नली जिसमें दिल से खून आता है, अगर वो कट हो जाए तो इंसान बहुत जल्दी मर सकता है। वो अपनी जिंदगी से डरा हुआ था। आई कॉल्ड आउट पैनिक स्ट्रिकन टू माई वाइफ। वो पैनिक स्ट्रिकन यानी पूरी तरह से घबरा के अपनी बीवी को आवाज लगाता रहा। पेल, ब्लड स्टेन्ड, फ्राइटेंड, येको-सान इमर्ज्ड। और तब येको-सान सामने आई। वो कैसी थी? उसके शरीर का रंग उड़ा हुआ था, वो पेल थी। ब्लड स्टेन मतलब ऊपर से नीचे तक उसके शरीर पर खून लगा हुआ था, वो पूरी खून से सनी हुई थी और डरी भी हुई थी, फ्राइटेंड। 3 वर्ड्स में पोएट ने उसकी पूरी हालत दिखा दी। कोई बड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं, बस 3 वर्ड्स और पूरी पिक्चर सामने आ जाती है। होल्डिंग हर एल्बो, वील बी फाइन, आई अर्ज्ड। वो अपनी कोहनी पकड़े आई, मतलब वो भी जख्मी थी, और डॉक्टर ने उसे कहा वील बी फाइन, हम ठीक हो जाएंगे। दोस्तों,
यहाँ सोचिए, डॉक्टर खुद खून में लथपथ है, उसकी जांग में टुकड़ा घुसा है, फिर भी वो अपनी बीवी को हिम्मत दे रहा है। ये इंसान का सबसे बड़ा फितरत है, दूसरों के लिए स्ट्रांग रहना। Let's get out quickly. Stumbling to the street, we fell, tripped by something at our feet. I gasped out when I saw it was a head. Excuse me, please excuse me. He was dead. A gate had crushed him. There we stood, afraid. A house standing before us, tilted, swayed, toppled, and crashed. Fire sprang up in the dust, spread by the wind. अब हम इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं. Let's get out quickly. Stumbling to the street, we fell, tripped by something at our feet. वो बोले, जल्दी बाहर चलो, और दोनों लड़खड़ाते हुए यानी स्टम्बलिंग करते हुए बाहर निकले और रास्ते में किसी चीज से टकरा के गिर गए. ट्रिप्ड बाई समथिंग एट आवर फीट मतलब उनके पाँव के पास कोई चीज थी जिससे वो गिर गए. आई गैस्प्ड आउट व्हेन आई सॉ इट वाज अ हेड. डॉक्टर ने हाँप के देखा. गैस्प्ड मतलब उनकी सांस रुक सी गई थी कि वो चीज क्या थी जिससे वो गिर गए. वो एक इंसान का सर था. एक इंसान का सर मतलब वो बॉडी से अलग था. वो ये सर देखकर डर गए. पहले तो वो देख नहीं पा रहे थे कि वो चीज़ क्या थी, पर जब वो पीछे हटकर देखे कि उनके पैर के बीच में क्या आया तब वो चौंक गए और फिर वो पीछे हट गए और वो डर गए. ये लाइन पढ़ के मन कांप जाता है. पोएट ने यहाँ पोएम को ना रोक सा दिया है, जैसे एक फुल स्टॉप, एकदम से एक फुल स्टॉप दे दिया है. फिर स्टैंजा 3. एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, ही वॉज डेड. डॉक्टर ने फिर क्या किया? फिर डॉक्टर ने उस सर से सॉरी बोला, मतलब एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, और फिर लिखा ही वॉज डेड. तो अब ये एक जापानीज ट्रेडिशन होता है. हम सब ये जानते हैं कि ये पोएम जापानीज पोएम है. तो अब वहाँ का एक ट्रेडिशन होता है कि अगर कोई भी इंसान से मिलता है तो ग्रीटिंग करते हैं. कभी भी अगर आप उनसे टकरा गए, किसी इंसान से टकरा गए तो एक्सक्यूज नहीं बोलते हैं, या फिर गुड मॉर्निंग, जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब बोलते हैं, वैसे उनका एक ट्रेडिशन होता है. किसी से भी मिलने पर वो ग्रीट करते हैं उनको. तो इसी हिसाब से यहाँ पर भी हमें ये दिखाया जा रहा है, पिक्चराइज किया जा रहा है कैसे डॉक्टर ने उस सर को देखते ही एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी घबराते हुए बोला. इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी डॉक्टर ने अपना ट्रेडिशन नहीं भूला. ये चीज़ दिखा रहा है कि डॉक्टर के अंदर अभी भी अपना जापानीज ट्रेडिशन था और उसके अंदर, उसके मन में एक ह्यूमैनिटी थी कि इतना क्रिटिकल सिचुएशन, इतना वॉर लाइक सिचुएशन था, फिर भी वो अपना ट्रेडिशन नहीं भूला. तो ये चीज़ यहाँ पर विजुअल इमेजरी क्रिएट किया जा रहा है. अ गेट हैड क्रश्ड हिम. उस इंसान की डेथ कैसे हुई? एक दरवाजे ने उसे कुचल दिया था. बॉम्ब की ब्लास्ट इतनी पावरफुल थी कि दरवाजे भी मिसाइल की तरह उड़ जाते हैं. There we stood, afraid. दोनों वहाँ खड़े रहे. दोनों यानी जो हमारा नरेटर है और उनकी वाइफ ये हुसैन, दोनों वहाँ डर के खड़े हुए थे. अफ्रेड ये एक वर्ड पूरी इंसानी हालत बयां करता है उस वक्त पर. A house standing before us, tilted, swayed, toppled and crashed. उनके सामने एक घर था जो पहले झुका, फिर हिला, फिर गिरा और फिर टूट गया. tilted, swayed, toppled and crashed. ये 4 वर्ड्स एक स्लो मोशन डिस्ट्रक्शन दिखाते हैं. पोएट ने यहाँ एक छोटी सी फिल्मी सीक्वेंस क्रिएट की है. आप आंखों के सामने वो घर गिरते देख सकते हो.
Fire sprang up in the dust, spread by the wind. मलबे की धूल में आग भड़क उठी और हवा ने उसे फैलाया। एटॉमिक बॉम्ब के बाद ऐसे फायर टॉर्नेडोज यूजुअली आते हैं जो शहर को और ज्यादा तबाह कर देते हैं। It dawned on us we must get to the hospital. We needed aid. Though this made sense to me then, I wonder how I could. My legs gave way. I sat down on the ground. Thirst seized me, but no water could be found. My breath was short, but bit by bit my strength seemed to revive, and I got up at length. लाइन बाय लाइन समझते हैं अब। इट डॉन्ड ऑन अस वी मस्ट गेट टू द हॉस्पिटल, वी नीडेड एड। तब दोनों को समझ आया, मतलब नरेटर एंड उनकी वाइफ को समझ आया। डॉन्ड ऑन अस मतलब तब जाके दोनों को होश आया कि हमें हॉस्पिटल जाना है, हमें इलाज चाहिए। एंड आई शुड हेल्प माई स्टाफ टू। और डॉक्टर ने सोचा मुझे अपने स्टाफ की भी मदद करनी चाहिए। याद रखो वो खुद भी जख्मी है, फिर भी एक डॉक्टर का फर्ज उन्हें याद है। उन्होंने अपना, अभी भी इतना क्रिटिकल सिचुएशन है, फिर भी उन्होंने अपना डॉक्टर होने का फर्ज भूला नहीं, मतलब अपनी ड्यूटी अभी भी निभा रहे हैं वो। उनकी ह्यूमैनिटी हम हर एक एस्पेक्ट में देख पा रहे हैं। Though this made sense to me then, I wonder how I could. लेकिन फिर वो ब्रैकेट्स में कहते हैं, अब ये लाइन ब्रैकेट्स में है, मतलब वो ये चीज़ अपने मन में कह रहे हैं, अपने आप को सुना रहे हैं। वो कोई नहीं सुन पा रहा है, ये अपने मन में बोल रहे हैं। उस वक्त मुझे ये सही लगा, लेकिन आज सोचता हूँ तो हैरान हूँ कि मैं कैसे कर सकता था। ये एक ऑनेस्ट मोमेंट है। डॉक्टर अपनी उस हालत को अभी समझने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये घटना उनके साथ तब हुई थी और ये चीज़ जब वो जर्नल लिख रहे थे जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तब उनके मन में, उनके सामने ये चीज़ घटित हो रहा था। मतलब ये सब देख पा रहे थे कि क्या क्या चीज़ उनके साथ हुआ, विजुअलाइज कर पा रहे थे अपने आप को, उस डिस्ट्रक्टिव मोमेंट को एक एक वर्ड के साथ विजुअलाइज कर पा रहे थे अपने आप को। माई लेग्स गेव वे, आई सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। और फिर वो गिर गए। लेग्स गेव वे यानी उनके पैरों ने उन्हें जवाब दे दिया, वो ज़मीन पर बैठ गए। इतना ट्रॉमा, इतना खून, बॉडी ने साथ देना बंद कर दिया। अक्सर होता है जब इतना खून देखता है कोई इंसान तो उसकी सोचने की शक्ति काम नहीं करती है ज़्यादा। थर्स्ट सीज्ड मी बट नो वाटर कुड बी फाउंड। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। थर्स्ट सीज्ड मी, प्यास ने पकड़ लिया, मतलब जोर से उन्हें प्यास लगी थी, लेकिन आसपास कहीं भी पानी नहीं था। सोचिए पूरा शहर तबाह हो गया है, पानी की सप्लाई भी खत्म हो गई है। My breath was short, but bit by bit my strength seemed to revive, and I got up at length. उनकी सांस छोटी हो रही थी, मतलब नॉर्मल से छोटी हो रही थी तकलीफ से, लेकिन धीरे धीरे उनकी ताकत वापस आई, बिट बाय बिट, थोड़ी थोड़ी करके, और वो आखिरकार उठ गए। एट लेंथ यानी काफ़ी वक्त के बाद। I was still naked, but I felt no shame. This thought disturbed me somewhat till I came upon a soldier, standing silently, who gave the towel round his neck to me. My legs, stiff with dried blood, rebelled. I said to Yeko-san she must go on ahead. She did not wish to, but in our distress, what choice had we? A dreadful loneliness came over me when she had gone. My mind ran at high speed.
My body crept behind. लाइन बाय लाइन अब समझते हैं. I was still naked but I felt no shame. वो अभी भी नेकेड थे. बॉम्ब ने उनके कपड़े उड़ा दिए थे, लेकिन उन्हें कोई शर्म नहीं आई. और क्यों? क्योंकि जब इतनी बड़ी तबाही हो तो छोटी छोटी चीज़ें मायने नहीं रखती. नेकेडनेस, शेम, ये सब तब मैटर करता है जब सब ठीक हो. उस वक्त सिर्फ जिंदगी बचाना मैटर करता था. This thought disturbed me somewhat till I came upon a soldier standing silently, who gave the towel round his neck to me. लेकिन फिर भी इस बात ने उसे थोड़ा परेशान किया. और तभी उनकी नज़र एक फौजी पर पड़ी जो चुपचाप खड़ा था. उस फौजी ने बिना कुछ कहे अपनी गर्दन में बंधा हुआ टॉवेल डॉक्टर को दे दिया. एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए जब दुनिया टूट रही हो. My legs, stiff with dried blood, rebelled. I said to Yeko-san, she must go on ahead. अब डॉक्टर की लेग्स सूख के खून से अकड़ गई थी, मतलब स्टिफ विद ड्राइड ब्लड, और वो चलती नहीं थी. रेबेल्ड मतलब पैरों ने रेजिस्ट किया, वो चलने की हालत में नहीं थे. इस लाइन का मतलब यही हुआ. तो उसने येको-सान से कहा, अपनी वाइफ से कहा कि तुम आगे जाओ, तुम हॉस्पिटल जाओ, कि कम से कम उसकी लाइफ तो बच जाए. She did not wish to, but in our distress, what choice had we? येको-सान जाना नहीं चाहती थी. वो अपने हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन इस हालत में उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं था. ये मोमेंट कितना दर्दनाक है. एक कपल जो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वॉर ने उन्हें अलग कर दिया. A dreadful loneliness came over me when she had gone. जब वो चली गई, यानी येको-सान जब चली गई, तो डॉक्टर को एक ड्रेडफुल लोनलीनेस, एक भयंकर अकेलापन ने घेर लिया. Came over me मतलब एकदम से छा गई वो फीलिंग, अकेलापन की फीलिंग. My mind ran at high speed. My body crept behind. और कितनी खूबसूरत लाइन है ये. My mind ran at high speed. My body crept behind मतलब उनका दिमाग तेज दौड़ रहा था. वो सोचना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनका बॉडी धीरे धीरे चल रहा था. क्रीप करना जैसे एक घायल आदमी करता है. माइंड और बॉडी का ये अलग हो जाना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इमेज है. I saw the shadowy forms of people. Some were ghosts, some scarecrows, all were wordless dumb. Arms stretched straight out, shoulder to dangling hand. It took some time for me to understand. The friction on their burns caused so much pain. They feared to chafe flesh against flesh again. Those who could shuffled in a blank parade towards the hospital. अब ये हमारा स्टैंजा 4 है और इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं. I saw the shadowy forms of people. Some were ghosts, some scarecrows, all were wordless dumb. अब डॉक्टर ने देखा लोगों की शैडोई फॉर्म्स, यानी धुंधले साए जैसे शेप्स. वो कुछ थे जैसे जो घोस्ट जैसे लग रहे थे, बहुत ही बेहल, और कुछ स्केयर क्रोज जैसे भी लग रहे थे, यानी बिजूके की तरह जिसके कपड़े लटके हैं और उनका बॉडी बहुत झुका हुआ है, लाइक एक वीकेंड सोल की तरह ये लग रहे थे, जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, इनर एनर्जी ही नहीं है, जस्ट वो चल रहे थे. और सब के सब चुप थे, मतलब वर्डलेस डंप, साइलेंस था सबके मुंह पर, ना कोई आवाज, ना कोई चीख और ना ही कोई बात, सिर्फ खामोशी. आर्म स्ट्रेच्ड स्ट्रेट आउट, शोल्डर टू डैंगलिंग हैंड. उनके हाथ सीधे आगे की तरफ फैले हुए थे. शोल्डर टू डैंगलिंग हैंड यानी कंधे से लेकर हाथ तक लटके हुए थे. ये एक मेडिकल रियलिटी है.
जब हाथ बैडली बर्न हो जाते हैं तो स्किन टाइट हो जाती है और लोगों को हाथ सीधा फैला के चलना पड़ता है ताकि स्किन से स्किन ना रगड़े। अगर स्किन से स्किन रगड़ता तो बहुत दर्द होता है। इसीलिए जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो हमें हाथ को ऊपर करके चलना रहता है, मतलब कैसे भी चलो स्किन से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्किन से टच हो जाए तो हमें बहुत दर्द होगा। पोएट ने ये बात बहुत एक्यूरेटली डिस्क्राइब की है। It took some time for me to understand. The friction on their burns caused so much pain. They feared to shave flesh against flesh again. डॉक्टर को समझने में टाइम लगा कि ये लोग हाथ क्यों फैलाए चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके जलते हुए जख्मों में स्किन की फ्रिक्शन इतनी दर्द देती थी कि वो दोबारा अपनी स्किन को अपनी स्किन से नहीं लगाना चाहते थे। शेव फ्लैश अगेंस्ट फ्लैश मतलब एक बॉडी का दूसरे बॉडी से रगड़ना, बॉडी की स्किन को एक्चुअली, स्किन को स्किन से नहीं रगड़ना। वो इतना दर्द था कि वो अपने हाथ भी अपने बॉडी से दूर रखते हुए थे, क्योंकि बॉडी पर भी स्किन था तो अगर हाथ बॉडी पर भी टच हुआ तो तब भी दर्द होता था। तो वो ऐसे चलते थे कि उनकी बॉडी से भी अपना हाथ टच ना हो उनका। Those who could shuffled in a blank parade towards the hospital. जो लोग चल सकते थे वो सब एक खाली बेजान परेड में घिसट रहे थे। शफल्ड इन अ ब्लैंक परेड मतलब सीधा कोई प्रोसेशन नहीं, मतलब ऐसा परेड जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, बिना कोई एनर्जी में ऐसे ही सब लोग चल रहे थे, इसीलिए यहाँ पर घिसट रहे थे बोला गया है ब्लैंक परेड, कि कोई एनर्जी नहीं है, कोई जोश नहीं है परेड में। क्योंकि यूजुअली परेड तब होता है जब जोश होता है। सोल्जर्स भी हमारे परेड करते हैं, उनके अंदर एक जोश होता है, वो एक प्रोसेशन में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये इस परेड को परेड नहीं कहा गया, इस परेड को ब्लैंक परेड कहा गया, जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, खोखला परेड। बस लोग अनजाने अनजाने में हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़े जा रहे थे। ब्लैंक मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं है और ना ही कोई होप है। I saw dismayed a woman with a child stand in my path, both naked. Had they come back from the bath? I turned my gaze, but was at a loss. That she should stand thus till I came across a naked man. And now the thought arose that some strange thing had stripped us of our clothes. The face of an old woman on the ground was marred with suffering, but she made no sound. Silence was common to us all. I heard no cries of anguish or a single word. तो चलिए ये लास्ट स्टैंजा को लाइन बाय लाइन समझते हैं। I saw dismayed a woman with a child stand in my path, both naked. डॉक्टर ने देखा और वो डिसमेड हुआ, यानी उनका दिल बैठ गया। एक औरत, एक वुमेन अपने बच्चे के साथ दोनों नेकेड थे, रास्ते में खड़ी थी। बॉम्ब ने उनके भी कपड़े उड़ा दिए थे। Had they come back from the bath? डॉक्टर ने एक सैड थॉट सोचा। उनके माइंड में ये थॉट राइज हुआ कि क्या ये दोनों जब नहाते हैं लोग, तब मतलब वो लोग जब नहा कर आए तो डॉक्टर को थॉट आया कि कोई कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली सिचुएशन के हिसाब से थॉट आ जाता है। यही डॉक्टर के साथ भी हुआ कि क्या वो लोग नहा कर आए हैं, और ये एक इनोसेंट थॉट था जो उस भयंकर रियलिटी में एक उलझा हुआ सवाल बन गया था। I turned my gaze but was at a loss that she should stand thus till I came across a naked man, and now the thought arose
that some strange thing had stripped us of our clothes. डॉक्टर ने फिर अपनी नज़र फेर ली। उसे ऑकवर्ड लगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो वुमेन ऐसी हालत में क्यों खड़ी थी। फिर उसने एक नेकेड आदमी भी देखा और तभी उसे रियलाइजेशन हुआ कि कोई स्ट्रेंज थिंग थी, कोई अजीब सी चीज़ थी जिसने सबके कपड़े उड़ा दिए। ये स्ट्रेंज थिंग वही बॉम्ब है जिसमें उसके असर को वर्ड्स नहीं मिलते, इसीलिए उसे स्ट्रेंज थिंग कहा है। The face of an old woman on the ground was marred with suffering, but she made no sound. एक ओल्ड वुमेन जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा marred with suffering यानी तकलीफ से बुरा हुआ था, लेकिन वो कोई आवाज नहीं कर रही थी, ना रोना ना चीख, बस तकलीफ और खामोशी। Silence was common to us all. I heard no cries of anguish or a single word. और पोएम का आखिरी लाइन ये सबसे पावरफुल है। Silence was common to us all. खामोशी ये सब में कॉमन थी। हमने देखा ना डॉक्टर बोल सकता था, ना ओल्ड वुमेन बोल पा रही थी, सिर्फ उनके मुंह पर, चेहरे पर, फेस पर सिर्फ तकलीफ ही दिख रही थी। ना वुमेन जो अपने बच्चे को अपने हाथ में ली हुई थी, ना ही वो नेकेड मैन, सब के सब चुप थे। आई हर्ड नो क्राइज ऑफ एंग्विश और अ सिंगल वर्ड। डॉक्टर ने ना तकलीफ की कोई चीख सुनी और ना एक भी लफ्ज, एक भी वर्ड नहीं सुना उन्होंने। जब दर्द इतना बड़ा हो जाता है तो इंसान चीख भी नहीं सकता। ये पोएम यहीं खत्म होती है, एक भयंकर खामोशी में। चलिए, तो अब दोस्तों मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हो, यानी इस पोएम के मेजर सेंट्रल थीम्स। तो थीम नंबर 1, एंटी वॉर मैसेज। ये पोएम एक ज़बरदस्त एंटी वॉर पोएम है। पोएट हमें डायरेक्टली ये नहीं कहता कि वॉर बुरी चीज़ है, बल्कि वो दिखाता है एक नॉर्मल सुबह कैसी होती है और फिर एक बॉम्ब से वो सब कैसे तबाह हो जाता है, बिखर जाता है। वॉर की क्रुएल्टी को वो डॉक्टर की पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू दिखाता है। थीम नंबर 2, हॉरर ऑफ एटॉमिक वॉरफेयर। ये पोएम स्पेसिफिकली एटॉमिक बॉम्ब की हॉरर को दिखाती है। कपड़ों का उड़ जाना, घरों का गिरना, लोगों के बॉडी का जलना, हाथ फैला के चलना, साइलेंस, खामोशी, ये सब एटॉमिक वॉरफेयर के स्पेसिफिक इफेक्ट्स हैं। थीम नंबर 3, ह्यूमन रेजिलियंस। इतनी तबाही में भी डॉक्टर अपनी वाइफ को हिम्मत देता है। फौजी अपना टॉवेल जो वो गर्दन पर लपेट रखा था डॉक्टर को देता है। डॉक्टर अपने स्टाफ के बारे में सोचता है। इंसान की रेजिलियंस मतलब कैसे मुश्किल में भी आगे बढ़ने की ताकत इंसान के अंदर होती है, इसे हम ह्यूमन रेजिलियंस बोलते हैं। ये भी पोएम का एक इम्पॉर्टेंट थीम है। थीम नंबर 4, लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी और डीह्यूमनाइजेशन। शैडोई फॉर्म्स, घोस्ट्स, स्केयरक्रोज, ब्लैंक परेड, ये सब वर्ड्स दिखाते हैं कि वॉर इंसान को इंसान नहीं रहने देता। लोग साए बन जाते हैं, बेझूके बन जाते हैं, उनके अंदर की एनर्जी बचती नहीं है। थीम नंबर 5, साइलेंस एज अ रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम पेन। पोएम का आखिरी मैसेज, साइलेंस वॉज कॉमन टू अस ऑल। ये दिखाता है कि जब दर्द हद से ज़्यादा हो जाए तो इंसान के पास वर्ड्स नहीं बचते। साइलेंस ही सब कुछ कह देता है। तो ये थी हमारी कुछ मेजर सेंट्रल थीम्स जो पोएम में हमें देखने को मिली। अब आगे चलते हैं और कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी जान लेते हैं। नंबर 1, इमेजरी। पोएम में बहुत विविड इमेजेस है, like shimmering leaves and shadows, shadowy forms, arms stretched straight out। ये इमेजेस रीडर को डायरेक्टली उस जगह ले जाती है और रीडर्स को वो चीज़
अपने साथ फील भी करवाती है, तो इसे हम इमेजरी बोलते हैं। कॉन्ट्रास्ट, पोएम की शुरुआत बहुत काम और पीसफुल है, काम, ब्यूटीफुल एंड वार्म, और फिर अचानक सब कुछ टूट जाता है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। फिर ये कॉन्ट्रास्ट डेलिबरेटली वॉर की अनएक्सपेक्टेड नेचर को दिखाता है। नंबर 3, पर्सोनिफिकेशन। थर्स्ट सीज्ड मी, प्यास ने उसे पकड़ लिया, जैसे प्यास एक इंसान हो। ये हमें पोएम में दिखाता है कैसे पोएट ने बोला कि प्यास ने उन्हें पकड़ लिया, तो प्यास तो ऑब्वियसली नहीं पकड़ सकता, तो इसे एक ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है और इसे हम पर्सोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। नंबर 4, राइम स्कीम। पोएम में कपलेट्स है, यानी दो दो लाइन्स मिलके राइम करती है, लाइक वार्म एंड फॉर्म, सडनली एंड मी, स्वर्ल्ड एंड वर्ल्ड, एक्सेट्रा। ये राइम स्कीम पढ़ने में एक रिदम देता है। नंबर 5, अंडरस्टेटमेंट। डॉक्टर बहुत काम तरीके से अपनी तकलीफ़ें बयां करता है, वो ड्रामेटिक नहीं होता। यही अंडरस्टेटमेंट पोएम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है। एंड नंबर 6, आयरनी। पोएम की शुरुआत काम, ब्यूटीफुल एंड वार्म एक आयरनी है। इतनी सुंदर सुबह और फिर इतनी भयंकर तबाही, ये सिचुएशनल आयरनी दिखाता है हमें। तो ये थी हमारी कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज़ की गई है। अब आगे ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। तो दोस्तों फाइनली एक क्विक समरी कर लेते हैं। ये पोएम एक जापानीज डॉक्टर की आँख से 6 अगस्त 1945 की सुबह डिस्क्राइब करती है, जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया। हमने देखा कि कैसे सुबह शांत थी, डॉक्टर अपने घर में आराम से था, अचानक एक तेज चमक आई और डॉक्टर को ऐसा लगा कि क्या ये मैग्नीशियम फ्लेयर्स है, क्योंकि जब मैग्नीशियम फ्लेयर्स यूज़ करते हैं सोल्जर्स तब भी ऐसा लाइट आता है। लेकिन फिर उन्हें समझ में आया बाद में कि ये एटॉमिक बॉम्ब था। फिर घर गिर गया था, डॉक्टर ज़ख्मी भी हुआ, उसने अपनी वाइफ येको-सान को ढूंढा, फिर दोनों अपने घर से बाहर निकले। रास्ते में एक मरे हुए इंसान का सर भी मिला। फिर हमने देखा कि कैसे उन्होंने उस सर के टकराने के बाद उसे एक्सक्यूज़ में बोला। ये उनकी ह्यूमैनिटी को दिखाता है। आसपास घर गिर रहे थे, आग लग रही थी और सब जगह डिस्ट्रक्शन चल रहा था। डॉक्टर और येको-सान हॉस्पिटल की तरफ चले। रास्ते में डॉक्टर की लेग्स फिर जवाब दे गई और उन्होंने अपनी वाइफ को आगे भेजा, उसे कहा कि तुम आगे जाओ। और फिर उसने देखा कि लोगों की कैसे हालत हो रखी थी, वो कैसे नेकेड थे, कैसे ज़ख्मी थे और हाथ फैला के एक ब्लैंक परेड में बहुत लोग आगे चल रहे थे और सब चुप थे, कोई चीख नहीं थी, कोई वर्ड्स नहीं थी किसी के पास। तो पोएम एक साइलेंस, एक खामोशी में ख़त्म होती है, जो वॉर की सबसे बड़ी सच है। तो ये थी एक छोटी सी समरी जो हमने पोएम पढ़ा उसका। तो दोस्तों ये थी अ डॉक्टर्स जर्नल एंट्री फॉर अगस्त 6, 1945 विक्रम सेठ की। मुझे उम्मीद है कि आज के एक्सप्लेनेशन के बाद ये पोएम आपके लिए सिर्फ सिलेबस नहीं रही, बल्कि एक इंसान की कहानी बन गई जो आपने महसूस भी की। ये पोएम हमें याद दिलाती है कि वॉर सिर्फ स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होती, ये एक आम इंसान की सुबह छीन लेती है, उसके कपड़े उड़ा देती है, उसके घर को मिट्टी कर देती है और फिर भी उसे ज़िंदा रखती है ताकि वो देख सके कि क्या हुआ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस पोएट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या फिर उनके एग्ज़ाम्स में ये पोएट्री है तो उनके लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल हो सकती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो एंड ग्रोथ करते रहो। जय हिंद।